गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। कल मैंने 21 नंबर से 40 नंबर तक का प्रश्न हल किया था यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से। फिर आज यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से 41 नंबर से 53 नंबर तक हल करूंगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का आज चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक, फिर कल के डेट में मैं ना ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का अपलोड करूँगा। चलिए यूरोप में राष्ट्रवाद से शुरू करते हैं। चलिए आ गया 41वां नंबर प्रश्न आ गया है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है ट्रांसपेडेन संघ, उसके बाद सिलेस्पाइन्स संघ, उसके बाद राइन संघ, उसके बाद इनमें से किसी की नहीं। इसका सही आंसर होगा राइन संघ। ये जो राइन संघ सी नंबर में, इसका क्या आंसर होगा? राइन संघ एक नंबर सी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न है। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई, ये स्थापना हुई थी? नंबर ए में वियना की संधि द्वारा, नंबर बी में कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, नंबर सी में पराग की संधि द्वारा, नंबर डी में एड्रियानोपल की संधि द्वारा। इसका सही आंसर है एड्रियानोपल की संधि द्वारा। एड्रियानोपल की संधि डी नंबर में है। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? एड्रियानोपल की संधि द्वारा क्या हुआ था? यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। 43वां प्रश्न है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? नंबर ए में काबूर ने, नंबर बी में मेजिनी ने, नंबर सी में बिस्मार्क ने, नंबर डी में गैरीबाल्टी ने। इसका सही आंसर है मेजिनी ने। बी नंबर इसका आंसर होगा। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजिनी ने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजिनी ने की थी। चलिए आगे प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है। नब ग्वेल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नब ग्वेल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नंबर ए में इटली में, नंबर बी में जर्मनी में, नंबर सी में फ्रांस में, नंबर डी में ब्रिटेन में। इसका सही आंसर है इटली में। इसका सही आंसर इटली ए नंबर होगा। नब ग्वेल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? इसका ए नंबर का ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, बी पर्सा का चांसलर था, सी फ्रांस का सम्राट था, डी रूस का जोड़ था। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर ए नंबर में है। ऑप्शन ए नंबर क्या होगा? इसका सही होगा। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। चलिए आते हैं 46वां नंबर प्रश्न। कार्बोनेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नंबर ए में 1810 ईस्वी में, नंबर बी में 1815 ईस्वी में, नंबर सी में 1830 ईस्वी में, नंबर डी में 1848 ईस्वी में। इसका सही आंसर है 1810 ईस्वी में। ए नंबर इसका आंसर सही है 1810 ईस्वी में। कार्बोनेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए नंबर आंसर 1810 ईस्वी में। चलिए 47वां प्रश्न है। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? नंबर ए में निरंकुश राजतंत्र, नंबर बी में संघीय शासन व्यवस्था, नंबर सी में गणराज, नंबर डी में संवैधानिक राजतंत्र। इसका सही आंसर है निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र ए नंबर में। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हो गया था? ये निरंकुश राजतंत्र का शासन व्यवस्था स्थापित हो गया, इस तरह का शासन व्यवस्था। चलिए 48वां प्रश्न है। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संस्था का जो गठन हुआ था, उस संस्था का गठन किसने किया था? ये गैरीबाल्टी ने किया था। ये देखिए ए नंबर में बिस्मार्क बताया है आपको, बी नंबर में काबूल, सी नंबर में मेजिनी, डी नंबर में गैरीबाल्टी। हकीकत में जो लाल कुर्ती नामक संस्था का जो गठन किया था, उसका सही आंसर है गैरीबाल्टी। कौन सा आंसर है? डी नंबर है सही आंसर, गैरीबाल्टी ने। चलिए 49वां प्रश्न है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? नंबर ए पूर्ण जागरण, नंबर बी धर्म सुधार आंदोलन, नंबर सी गौरवपूर्ण क्रांति, नंबर डी फ्रांस की क्रांति। इसका सही आंसर है पूर्ण जागरण। पूर्ण जागरण ए नंबर का आंसर सही है इसका। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पूर्ण जागरण से माना जाता है। ए नंबर सही। आते हैं 50 नंबर प्रश्न में। रक्त और लव की नीति किसने अपनाई? रक्त और लव की नीति किसने अपनाई? ए नंबर में बिस्मार्क ने, नंबर बी में
फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, नंबर सी में विलियम प्रथम ने, नंबर डी में गैरीबाल्टी ने। इसका सही आंसर है बिस्मार्क ने। इसका सही आंसर बिस्मार्क। रक्त और लौह नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने अपनाई। ए नंबर इसका सही आंसर है। आते हैं 51वां नंबर प्रश्न, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का जो एकीकरण पूरा हुआ था, किस युद्ध के बाद हुआ था? चलिए, ए नंबर में है क्रीमिया का युद्ध, नंबर बी में सेडाऊ का युद्ध, नंबर सी का परसा डेनमार्क का युद्ध, नंबर डी में सेडान का युद्ध। इसका सही आंसर है सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध जो डी नंबर में सही आंसर है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा था? सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का क्या हुआ था? एकीकरण पूरा हुआ था। चलिए थे आगे पढ़ते हैं 52वां प्रश्न, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? नंबर ए डेनमार्क की संधि द्वारा, नंबर बी गैस्टीन की संधि द्वारा, नंबर सी प्राग की संधि द्वारा, नंबर डी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। इसका सही आंसर है फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। फ्रैंकफर्ट डी नंबर में आंसर। चलिए, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? एक फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण क्या हो गया था? पूरा हो गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, या किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। चलिए 53वां प्रश्न है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का जो शासक था वो कौन था? नंबर ए में नेपोलियन बोनापार्ट, नंबर बी में नेपोलियन तृतीय, नंबर सी में एक विक्टर एम्यूनियल, नंबर डी में विलियम प्रथम। इसका सही आंसर है नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय बी नंबर में जो आंसर है वो सही है। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय था। चलिए, आज के लिए आज का वीडियो यहीं तक, क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर था 53 प्रश्न था ऑब्जेक्टिव। मैंने एक फर्स्ट दिन आपको 20 कराया था, दूसरे दिन फिर 20 कराया, आज आपका 53 तक हो गया है। यहीं तक वीडियो समाप्त होता है। नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाकर घंटी को ऑन कर देगा, ताकि मैं जो वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।